हेलो एवरीवन। मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का पार्ट 2 लेके यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वो लोग जो लोग अभी पार्ट वन को नहीं देखे थे वो पहले पार्ट 1 को देख ले। ठीक है, क्योंकि मैंने 25 पॉइंट मैंने डिस्कस किया है पार्ट 1 में, जहाँ पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में मैंने अपना व्यू रखा है या अपने आइडियाज़ को आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। जो भी हमारे पास नॉलेज था उसको मैंने शेयर करने की कोशिश किया डिस्कस करके। तो आज इस पार्ट में मैं पॉइंट नंबर 6 है वहाँ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट नंबर 26 में क्या है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कस्टमर से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म, जिसे कि हम लोग कहते हैं कस्टमर का दिवालिया निकल जाना। जो हमारा कस्टमर है, ग्राहक है, उसका दिवालिया निकल गया है, ऐसे टर्म्स आप बहुत सुने होंगे। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। इंसॉल्वेंट हो जाना, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर हमारा एक कंपनी भी हो सकता है, कस्टमर हमारा एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। तो अधिक कस्टमर की बात करूँ और थोड़ा सा मैं और आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दूँ, तो यदि लीगल एंटिटी की यदि बात करें तो लीगल एंटिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक लीगल एंटिटी होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो मान के चलिए कि मैं किसी के साथ में बिजनेस कर रहा हूँ, जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ, वो जो मेरा कस्टमर है, ठीक है, मैं एक सप्लायर हूँ और जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। मैं कंपनी के नाम अपने कंपनी के नाम पे जो है ना, मैं उसे माल सप्लाई कर रहा हूँ। और किसी कारण बस वो कंपनी का दिवालिया निकल जाए, इंसॉल्वेंट निकल जाए, तो हमारा पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। उसके ऑनर के ऊपर में हमारा लीगल राइट नहीं बनता है, हम उस कंपनी के एसेट्स के ऊपर में अपना राइट रखते हैं। तो इस तरह से बोला जाता है कि इंसॉल्वेंट जो है ना, दिवालिया जो है ना, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है और किसी एंटरप्राइज का भी हो सकता है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब है कि जिसको मैं माल सप्लाई कर रहा था, अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि मेरे ड्यू को वो पेमेंट कर सके। और जब मैंने उसके ऊपर केस किया तो बाय लॉ उसे डिक्लेयर कर दिया गया कि वो इंसॉल्वेंट पर्सन है। ऐसे सिचुएशन में मैं उस इंसॉल्वेंट पर्सन से पैसा मांग नहीं सकता। ठीक है, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उससे मैं पैसा नहीं मांग सकता, उस कंपनी से पैसा नहीं मांग सकता। हाँ, अब इंसॉल्वेंट हो जाने के बाद क्या होता है, उसके संपत्ति को बेच दिया जाता है और उससे जो पैसा रियलाइज होता है उससे मुझे जो पैसा मिलेगा मुझे संतुष्टि करके रहना पड़ेगा। तो एक था इंसॉल्वेंट का केस। इंसॉल्वेंट क्या होता है, एक बैंकरप्सी का केस होता है, बैंकरप्ट हो जाता है वहाँ पे कस्टमर, और हम लोग उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। तो चलिए फिर आपसे डिस्कस करता हूँ इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है। वो रिसीवेबल्स जो मुझे मिलने वाला था अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिससे मिलने वाला था उसका दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया वो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वो पर्सन है या वो एंटरप्राइज है जो अभी इस पोजीशन में है कि वो पैसा दे सकता है। सॉल्वेंट एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे मेरा जो रिसीवेबल है जिससे मैं पैसा पाता हूँ वो भी इस कंडीशन में है कि मेरे को वो पैसा दे सकता है, वो इस पोजीशन में कि मेरा पैसा वो वापस कर सकता है। तो ऐसे कस्टमर को, ऐसे रिसीवेबल्स वाले होल्डर को हम लोग कहते हैं इन सॉल्वेंट। चलिए ओनली सॉल्वेंट। बुक वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट को बुक वैल्यू कहा जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट को बुक वैल्यू कहा जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में बुक मेंटेन किया जाता है। यदि आप कोई एसेट्स खरीदते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल बताऊं, आपने 10,000 रुपये में कोई एक बिल्डिंग, 10,000 रुपये में आपने कोई एक बिल्डिंग खरीद लिया, तो उस बिल्डिंग का कीमत कितना है, 10,000। लेकिन क्या उस बिल्डिंग का कीमत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन ये जो बढ़ना और जो घटना होता है ये तब होता है बिल्डिंग का जब आप उसको बेच देते हैं। ठीक है, जब तक नहीं बेचते तब तक वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही बुक में आपका रिकॉर्डेड रहता है। सपोज से एग्जांपल में मैंने अधिक कोई एक लैंड लिया और उसका कीमत जो है ना 100 रुपये है, और 100 रुपये में एक लैंड मैंने खरीदा, और मैंने 10 साल के बाद देखा कि वो 100 रुपये वाले कीमत का जो है ना 1,000 रुपये कीमत हो गया। लेकिन मैं उसका वैल्यू कितना दिखाऊंगा, 100 रुपये दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको एक्वायर्ड कितना में किया था, 10,000 में किया, सॉरी 100 में किया था।
तो ओरिजिनल कॉस्ट में ही एसेट्स को दिखाया जाता है बुक में। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसलिए कहा जाता है, सारे एसेट्स का हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट होता है जो हम बिजनेस के फंड को डाइवर्ट करके उससे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, मान के चलिए क्या है कि मेरा एक अपना खुद का बिजनेस है और वो बिजनेस को मैंने 10 लाख रुपए लगा के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमारा बिजनेस जो है ना, एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को खरीदना है और बेचना है। लेकिन मैंने देखा कि अब हर दिन जो है मेरे पास में मेरी जो बिजनेस का जो कैपेसिटी है, जहाँ पे मैं परचेज एंड सेल करता हूँ, उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि मेरे फंड में, बिजनेस के फंड में हमेशा 2-2.5 लाख रुपए पड़े हुए रहते हैं। तो 2-2.5 लाख रुपए कैश में पड़ा रहना सही नहीं है, क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता। तो मैंने टेम्प्रोरी बेसिस पे मैंने एक उस फंड को मैंने डाइवर्ट करके लगा दिया किसी दूसरे कंपनी में, जिससे मेरे को वहाँ से एक रेगुलर रेवेन्यू जनरेट होता रहे। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड होता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड होता है इस इंटेंशन से कि वहाँ से मेरे को कुछ रिटर्न मिलता रहे। कॉमन तौर पे, कॉमन पार्लेंस का मतलब है कि साधारण नज़रिए से यदि देखा जाए तो ये रेफर किया जाता है शेयर्स एंड डिवेंचर्स में या म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, यदि कोई अपने फंड को म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गोल्ड में या कहीं भी यदि वो पैसे को कमोडिटी मार्केट में कहीं भी यदि वो अपने पैसे को यदि वो डाइवर्ट कर देता है बिजनेस से, इस मोटिव से कि उसे वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि बिजनेस, उसका जो खुद का जो बिजनेस है उसमें पैसा काफ़ी लगा हुआ है और उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो प्रिपेयर किया जाता है ये शो करने के लिए कि बिजनेस का एसेट्स कितना है, बिजनेस का लायबिलिटीज़ कितना है। बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि बिजनेस का पोजीशन जाना जा सके। बिजनेस का पोजीशन जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बिजनेस का पोजीशन में लायबिलिटी साइड में देखा जाता है कि लायबिलिटी किस किस फॉर्म में है और बिजनेस का जो एसेट्स है वो किस किस फॉर्म में है। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एसेट्स के और डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं लायबिलिटीज़ के। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंटिटी और एंटरप्राइज at a given date which exhibit its assets and liabilities या capital reserves and other account balance and their respective book values। एंटिटी यहाँ पे लिखा गया है। एंटिटी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लीगली क्रिएट किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी की बात करें, एंटिटी का मतलब यदि और अच्छे से समझना तो एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। यदि एंटिटी की यदि बात करें तो बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है और नेचुरल एंटिटी भी हो सकता है, जैसे कि एक इंसान का भी अस्तित्व होता है। तो एक इंडिविजुअल एंटिटी भी हो सकता है, आर्टिफिशियल एंटिटी हो सकता है, या मैं ऐसे बोलूँ कि एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, उसका भी एक आइडेंटिटी है या एंटिटी है, और एक आर्टिफिशियल पर्सन है उसका भी एंटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे टीवीएस ऑटो, मारुति, प्रेस्टीज, ऐसे माइक्रोमैक्स, आईटीसी, ये सब क्या है? सारे आर्टिफिशियल एंटिटी हैं। अकाउंटिंग जब हम लोग मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं तो उस समय बिजनेस एंटिटी के लिए ही आज जो है वो अकाउंटेंट की ज़रूरत होता है। एक इंडिविजुअल इंसान अपने इंडिविजुअल पैसे के लिए कोई अकाउंटेंट नहीं रखता है। आज यदि कोई अकाउंटेंट बनता है तो वो किसी बिजनेस एंटिटी का ही बनता है। नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब वो होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नॉन बिजनेस एंटिटी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसका मोटिव जो ना प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में है इवेंट्स। तो इवेंट्स की बात करें, द टर्म इवेंट मीन्स हैपनिंग या ऑकरेंस। द टर्म इवेंट का मतलब क्या होता है? हैपनिंग या ऑकरेंस एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस and which bring changes in the financial position of the entity. Some examples of events are inventory, gross profit, net profit. Event का मतलब क्या होता है?
देखो इवेंट तो बिजनेस इवेंट भी होता है, पर्सनल इवेंट भी होता है। इवेंट दो टाइप के होते हैं, बिजनेस इवेंट भी होता है, पर्सनल इवेंट भी होता है। पर्सनल इवेंट का बिजनेस में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ये दिमाग में डाल लीजिए। बिजनेस इवेंट की यदि बात करें तो बिजनेस इवेंट को हम लोग इम्पर्सनल इवेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सनल इवेंट का अपोजिट होता है इम्पर्सनल इवेंट, और इम्पर्सनल इवेंट को हम लोग कहते हैं बिजनेस इवेंट। बिजनेस इवेंट की यदि बात करें तो बिजनेस इवेंट को भी फर्दर हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस में उसी का रिकॉर्डिंग होता है जिसका मनी में वैल्यू किया जाता है। मनी से जिसका वैल्यू नहीं हो सकता उसका बिजनेस में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। इसीलिए बिजनेस इवेंट्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक वो इवेंट जो कि मॉनेटरी टर्म में वैल्यू किया जा सकता है, और एक ऐसा इवेंट जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। तो मनी में जो मेजर नहीं किया जा सकता वो भी इवेंट है, जिसको मनी में इवेंट मेजर किया जा सकता है वो भी इवेंट है, जिसको नहीं किया जा सकता वो भी इवेंट है। तो याद रखिए, जो मनी में मेजर किया जा सकता है और उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन्स। तो बिजनेस के वो इवेंट जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है हम लोग उसको कहते हैं बिजनेस इवेंट्स या ट्रांजेक्शन्स। तो एक चीज़ और यहाँ पे दिमाग लगाते हैं हम लोग कि कुछ देखिए, यदि मनी में यदि मेजरमेंट कर सकते हैं इसका मतलब वो बिजनेस में कुछ चेंजेस लेके आता है। बिजनेस पे चेंजेस दो टाइप का होता है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, ठीक है। बिजनेस में जो चेंजेस होता है वो किस में चेंज होगा, बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन में चेंजेस होगा, आपकी एसेट्स बढ़ेगी या आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ेगी, ठीक है। बिजनेस में जो चेंजेस आता है वो किस प्रकार का चेंजेस होता है, फिनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ सकता है, आपका एसेट्स बढ़ सकता है, आपका लायबिलिटी बढ़ सकता है, आपका एसेट्स कम सकता है, आपका एसेट्स बढ़ भी सकता है। इसी हिसाब से भी मैं बात करूं कि बिजनेस में जो चेंजेस आता है वो क्या आता है, आपके प्रॉफिट को कमाएगा, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, आपके प्रॉफिट को कमाएगा, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ऐसे वाले भी हो सकते हैं एक्सपेंसेस को लेके। बाकी बात करें तो कुछ एग्जांपल्स तो ऑलरेडी इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक अधिक चेंज हो रहा है, मतलब आपका स्टॉक बढ़ रहा है, आपका स्टॉक घट रहा है। परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, सेल करेंगे तो स्टॉक कमेगा। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये भी क्या है, बिजनेस के इवेंट्स हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो ये है ट्रांजेक्शन्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे कलेक्टेड है। बिजनेस में समझ लीजिए जो मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, मॉनेटरी जो इवेंट्स होते हैं उसे ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, और जो मॉनेटरी इवेंट्स नहीं उसको ट्रांजेक्शन्स नहीं कहते हैं। किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन मतलब किसी भी प्रकार का इवेंट जो बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लेके आए, चाहे वो चेंजेस वो एसेट्स में लेके आए, चाहे वो चेंजेस लायबिलिटीज़ में लेके आए, चाहे वो चेंजेस एक्सपेंसेस में लेके आए, चाहे वो चेंजेस इनकम में लेके आए, किसी भी प्रकार का मनी के कॉन्सेप्ट में जो चेंजेस लेके आता है तो हम लोग उसे ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। It is a financial event which can be expressed in terms of money and bring the changes in the financial position of an enterprise. It is concerned with the two business involving the transfer या exchange of goods and services. Some examples of transactions are sale of goods. सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो स्टॉक कमेगा, परचेज ऑफ गुड्स स्टॉक बढ़ेगा, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स मतलब डेटर कमेगा, कैश बढ़ेगा, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स कैश कमेगा, क्रेडिटर कमेगा। परचेज या सेल करेंगे आप एसेट्स का तो एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स घटेगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब आपका जो है ना बिजनेस में से कैश कमेगा। तो चलिए इस प्रकार के नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। मैंने जितना कुछ बोला है उसी से रिलेटेड ये है, ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स की क्या विशेषता होता है, तो इट इज़ कंसर्न विद द मनी एंड मनी वर्थ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये मनी में मेजर किया जाता है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। इट अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अधिक कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो वहाँ पे ये अराइजेज होगा। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, मैं बता रहा था एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंटरप्राइज का बढ़ेगा या घटेगा। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑफ एन बिजनेस फर्म, तो इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस फर्म। किसी भी बिजनेस फर्म में ये किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट लेके आता है। इट हैज़ डुअल एस्पेक्ट या साइड रिसीविंग एंड गिविंग ऑफ द बेनिफिट। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू साइड्स, वन साइड इज रिसीविंग एंड बेनिफिट एंड अदर साइड इज द गिविंग बेनिफिट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो चेंजेस लेके आता है, किस प्रकार का चेंजेस लेके आता है, कहाँ चेंजेस लेके आता है, वो सब यहाँ पे लिखा गया, कैसे चेंजेस लेके आता है ये भी लिखा गया है। द नेचर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज केयरफुली एनालाइज सिंस इट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। अ ट्रांजेक्शन मे बी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन।
व्हेन द अमाउंट इज transacted immediately on entering into the transaction, it is cash transaction, and promise to pay later is credit transaction. ट्रांजेक्शन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ पे कैश का जरूरत नहीं होता है, कुछ इंटरनल ट्रांसफर्स होते हैं जहाँ पे केवल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट होता है, कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ पे कैश का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे या तो कैश आता है या तो कैश जाता है। अधिक कैश आ रहा है तो कैश ट्रांजेक्शन, कैश जा रहा है तो भी कैश ट्रांजेक्शन। कुछ ऐसे भी बिजनेस में इवेंट्स होते हैं, मनी वैल्यू में होता है, जिसे हम लोग मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं, जैसे डिप्रिशिएशन। यदि मान के चलिए एक साल में किसी एसेट्स का वैल्यू यदि 1,000 रुपया कम गया, तो आप कह सकते हैं कि एक मनी का लॉस हो रहा है वहाँ पे एसेट्स में। तो ट्रांजेक्शन्स में भी कैश ट्रांजेक्शन्स और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजेक्टेड। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। वाउचर्स है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच इस्टेब्लिशेस दैट अ ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस। देखिए, एक वाउचर जो होता है एक लीगल प्रूफ होता है, एक एविडेंस होता है। इट इज़ एन एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। जब तक वाउचर प्रिपेयर नहीं होता है तब तक अकाउंटेंट ना जर्नल एंट्री पास नहीं करता, क्योंकि जब तक वाउचर होगा, वाउचर ऑथेंटिकेशन होता है जर्नल एंट्री पास करने का। वाउचर नहीं है तो फिर जर्नल एंट्री नहीं बनेगा, इसलिए पहले वाउचर बनाया जाता है और वाउचर के आधार पर ही जर्नल एंट्री पास किया जाता है। वाउचर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक स्पेसिफाइड या ऑथोराइज पर्सन के द्वारा साइन करके प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। डेबिट क्रेडिट नोट्स भी बनता है, दे आर ऑल्सो नोन एज सोर्स वाउचर्स। Based on the source vouchers, an accounting voucher is prepared which shows the account to be debited or credited. वाउचर में मेंशन होता है कि ये कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटर की बात करें तो डेटर कस्टमर को कहते हैं, बस इतने ही याद रखिए। डेटर मतलब DEBTOR डेटर्स, जिसको मैंने उधार में सामान खरीदा, जिसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको कुछ दिन के बाद पैसे दे दूंगा, वो हमारा डेटर हो गया। क्रेडिटर की बात करो कि जो मेरा सप्लायर है, जिससे मैंने सामान खरीदा है, जिसने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको जिसने मेरे से प्रॉमिस लिया है कि आप टाइमली पैसा पेमेंट कर देंगे। क्रेडिटर वो एंटिटीज़ होता है जो बिजनेस में माल सप्लाई करता है और उधार में माल सप्लाई करता है, इस बेसिस पे कि एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसको पैसा पेमेंट करते रहेंगे। तो जैसे मान लो कि मैं एक रिटेलर हूँ और मैं होलसेलर से सामान खरीदता हूँ और होलसेलर को मैंने बोल के रखा कि हर 15 दिन में आपका ड्यू क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर, जिससे हम माल उधार में खरीदते हैं। तो होलसेलर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा एक प्रकार का क्रेडिटर। ठीक है। तो प्रत्येक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्रेडिटर्स होते हैं। परचेस की बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत कन्फ्यूजिंग भी रहता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। मैं अपने बच्चों को बहुत साधारण तरीके से कहता हूँ कि जिस वस्तु का आप खरीद बिक्री करते हैं ना, वो परचेजेज अकाउंट होता है। परचेजेज अकाउंट किसका नाम है? तो परचेजेज अकाउंट खरीदने का नाम नहीं है। परचेजेज करना एक क्रिया शब्द है, जबकि मैंने आगे भी बोला था कि अकाउंट क्या होता है, एक नाउन होता है। अकाउंट या लेजर जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है, नाउन होता है, जबकि परचेज करना एक क्रिया शब्द है, वर्ब है। तो दोनों सेम कैसे होगा? दोनों सेम नहीं होगा। अब मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरा फर्नीचर का दुकान है और फर्नीचर बनाना और बेचना मेरा काम है। तो फर्नीचर बनाने के लिए जो भी आइटम मैं खरीद के लेकर आऊँगा वो मेरा गुड्स हो जाएगा। दिमाग में डाल लीजिए, फर्नीचर यदि मैं बना के बेचता हूँ तो फर्नीचर के लिए मैं जो भी आइटम खरीदूंगा, रॉ मटेरियल्स खरीदूंगा, वो सब मेरे लिए गुड्स अकाउंट हो जाएगा। सपोज मैंने प्लाईवुड खरीदा तो प्लाईवुड अकाउंट नहीं होगा, वहाँ पे परचेजेस अकाउंट होगा। मैंने फेविकॉल खरीदा तो फेविकॉल अकाउंट नहीं होगा, वहाँ पे परचेज अकाउंट होगा। मैंने ब्रेक खरीदा नेल्स तो वहाँ पे भी परचेजेस अकाउंट ही होगा। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो आइटम हम खरीद के लेके आते हैं, जिसका मुझे परचेज एंड सेल करना है, उसी का नाम होता है। सपोज एक क्लोथ मर्चेंट का एग्जांपल मैं ले लूँ। एक कपड़ा व्यापारी किस कपड़े को खरीदता है और बेचता है। कुछ भी कपड़ा खरीद के लेके आएगा तो उसके लिए क्या होगा? परचेजेस अकाउंट होगा। जैसे मान के चलो उसने 1000 पीस जो है ना साड़ी खरीद के लेके आया, तो साड़ी जैसे ही खरीद के लेके आया वो उसका हो जाएगा परचेजेस अकाउंट। वो ट्राउज़र खरीद के लेके आया तो हो गया परचेजेस अकाउंट। वो यदि जींस खरीद के लेके आ रहा है तो वो भी हो गया उसका परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट क्या है? एक नाउन शब्द है, क्रिया शब्द के साथ इसको मिसमैच मत कीजिएगा।
जिस चीज़ का खरीद एंड बिक्री किया जाता है हम लोग उसे कहते हैं परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो जिस चीज़ का खरीद एंड बिक्री किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, परचेजेस अकाउंट। याद रखिए, स्टॉक के जगह पे हम लोग परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, गुड्स के जगह पे हम लोग परचेजेस अकाउंट लिखते हैं। सेल्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेल्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेल्स का मतलब देखिए, सेलिंग क्रिया शब्द होता है, सेल मतलब बेचना, ये भी क्रिया शब्द है। जबकि मैं यहाँ पे यदि सेल्स अकाउंट की बात करूँ तो सेल्स अकाउंट की जब मैं बात करता हूँ तो ये नाउन शब्द होता है। तो सेल करने का मतलब जिस चीज़ का खरीद बिक्री, मैं बार बार बोल रहा था, जिस आपने कोई भी आइटम आपने खरीदा इस पर्पज से कि आपको रीसेल करना है, आपने खरीदा तो वो परचेज अकाउंट था, आपने बेच दिया तो वो सेल्स अकाउंट हो गया। दोनों जगह पे पता है कॉमन क्या है, कॉमन है गुड्स या स्टॉक। आपने स्टॉक को खरीदा तो परचेज अकाउंट, आपने स्टॉक को बेचा तो सेल्स अकाउंट। माने एक ही आइटम जो है ना दो तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, एक परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है, एक सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड है। जब आप खरीद के लेके आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है, उसी स्टॉक को बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। तो एकदम एक कॉमन सेंस के जैसा आपको लगाना होगा कि खरीदते समय जो आप एंट्री करते हैं, बेचते समय आप वो एंट्री नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, द टर्म सेल्स मीन सेल ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द एंटरप्राइज। द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट। When goods are sold against the cash, they are cash sales. But if the goods are sold and payment is to be received at a later date, it is known as the credit sales. तो सेल्स भी दो टाइप का होता है। जैसे परचेज के बारे में मैंने नहीं बताया कि परचेज भी दो टाइप का होता है, कैश परचेज भी होता है, क्रेडिट परचेज भी होता है। तो उसी तरह से कैश सेल्स भी होता है, क्रेडिट सेल्स भी होता है। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे है एसेट्स। जितना कुछ लिखा हुआ है उसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिजनेस पर्पस मैंने आपको जो है बिजनेस पर्पस से आपको केवल नहीं सुनना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में जो बच्चे लिखेंगे उसी को मार्क्स मिलता है, जो नहीं लिखता उसको मार्क्स नहीं मिलता है। इसी मोटिव से आपको नोट्स बना के प्रिपेयर करके आपको याद कर लेना है। वीडियो को होल्ड कीजिए और उसके बाद नोट्स लिखिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि बिजनेस आप जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, सारे एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं। 1 मार्क्स में हमेशा आता है WB वेस्ट बंगाल बोर्ड में, 1 मार्क्स का आता है। ISC बोर्ड में ये हमेशा 2 मार्क्स का आता है। तो याद रखिए, जितने भी टर्मिनोलॉजी मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ सारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले हैं। जिसका जिस टाइप का आता है इसको नोट कीजिए और समझिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं एसेट्स। एसेट्स एक्चुअली होता क्या है बिजनेस में। आप बिजनेस के लिए यदि कुछ खरीद रहे हैं, बिजनेस में आप कोई भी चीज़ यदि खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, BUY बाई कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं बिजनेस में, तो आपको याद रखना पड़ता है कि जो चीज़ खरीदा जाता है उसमें एक मोटिव होता है। आप उसको बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। बेचने के पर्पज से यदि आपने उसको खरीदा है तो फिर तो आपका वो एसेट्स नहीं है, फिर आपका वो परचेज है, स्टॉक है। लेकिन आपने बिजनेस में आपने उसको खरीदा है इस पर्पज से क्योंकि आपको उसको बेचना नहीं है, बिजनेस को स्मूथ रूप से चलाने के लिए आपने उसको खरीदा है। से एग्जांपल में आपने अपने बिजनेस ऑफिस में आपने AC खरीद लिया, आपने फर्नीचर खरीद लिया, है ना, आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, प्रिंटिंग मशीन खरीद रहे हैं, आप कुछ भी खरीद रहे हैं, किसी भी प्रकार का फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कुछ भी आप खरीदिए, इसका मोटिव बेचना नहीं है, इसको बिजनेस में चलाने के लिए आप खरीद रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एसेट्स। तो एसेट्स आर प्रॉपर्टी, लीगल राइट ओन्ड बाय एन एंटिटी to which money value can be attached. In other words, anything which will be enable the entity to get cash or benefit in the future in an assets. In the words, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स पे मैं नहीं जाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। एसेट्स को वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है, वही अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एसेट्स को वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि फिक्स एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, intangible assets, current assets, liquid assets, fictitious assets and investment। तो इन्वेस्टमेंट को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन्वेस्टमेंट को छोड़ के अभी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। तो फिक्स एसेट्स क्या होता है? तो फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम लोग खरीदते हैं इस पर्पज से कि बिजनेस की कैपेसिटी जो है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, बिजनेस को स्मूथ रूप से चलाया जा सके। फिक्स एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। यदि मैं बात करूं तो फिक्स एसेट्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है टैंजिबल फिक्स एसेट्स, एक होता है इंटैंजिबल एसेट्स। उसी को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा टैंजिबल एसेट्स।
ध्यान से पहले समझिए, टेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे प्लांट एंड बिल्डिंग टेंजिबल एसेट्स है, मशीनरी टेंजिबल एसेट्स है, फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स है। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स उन सारे एसेट्स को कहते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, आप अपने हाथों से उसको छू सकते हैं, अपने आंखों से उसको देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो इनटेंजिबल एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं जिसको आप अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार के एसेट्स में आता है गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आजकल महंगे महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख के सॉफ्टवेयर आते हैं। बड़े बड़े कंपनी में लाखों रुपए करोड़ों रुपए केवल सॉफ्टवेयर पे खर्च कर दिया जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो दिखाई नहीं देता है वो भी एक प्रकार का क्या है? टेंजिबल एसेट्स होता है। बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का आपने गुडविल लगा के रखा है अपने बिजनेस के साथ अटैच करके, तो वो गुडविल को भी आप छू नहीं सकते। किसी एक बिजनेसमैन जो आपके साथ जुड़ रहा है तो लोगों का भरोसा उसके साथ भी आ जाता है, उस बिजनेस में भी आ जाता है। एक छोटा सा कंपनी जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, यदि एक बिग बड़ा जाइंट कंपनी यदि उसको खरीद लेना तो तुरंत उस छोटे वाली कंपनी का जो है ना गुडविल बढ़ जाता है और उसका शेयर जो है ना तुरंत भाग जाता है ऊपर। जैसे अभी बात करें तो अलग अलग अंबानी ग्रुप्स ने क्या किया, अलग अलग कंपनीज को खरीदना स्टार्ट किया। जैसे ही खरीदना स्टार्ट किया उसका शेयर जो है ना 200 गुना 300 गुना 400 गुना बढ़ गया। ये पॉसिबल तभी होता है जब एक बड़ा कंपनी अपने गुडविल को ना किसी छोटे कंपनी के साथ में लगा देता है। इसी को हम लोग कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ये इंटेंजिबल एसेट्स पैटेंट के फॉर्म में होता है, ट्रेडमार्क के फॉर्म में होता है, कॉपीराइट के फॉर्म में होता है, अलग अलग फॉर्म में ये पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आइटम है आपका करंट एसेट्स। तो करंट एसेट में हम लोग चलेंगे, उससे पहले देख लेते हैं छूट रहा है कि नहीं। करंट एसेट्स क्या होता है? जो लोग बैलेंस शीट देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो मैं बोलूँगा बैलेंस शीट को एक बार देखिए, और देखने के बाद देखिए एसेट साइड में जो वेरियस कैटेगरीज है उसमें एक हेड होता है करंट एसेट्स। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाइए, बैलेंस शीट के एसेट साइड को खोलिए, अच्छे से ध्यान से लगा के देखिए एसेट साइड में क्या क्या आ रहा है। एसेट साइड में आपको सबसे पहला आइटम दिखाई देता है फिक्स एसेट्स, जो मैंने अभी आपको बताया। फिक्स एसेट्स के दो कैटेगरीज होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। फिक्स एसेट्स के नीचे आपको एक हेड मिलता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा अभी। तो इन्वेस्टमेंट के बाद होता है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू, जो कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आता है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। इस हेड के बाद आपको एक आइटम दिखाई देता है जिसको बोलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? ये वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए टेम्पररी मतलब इमीडिएट रिक्वायरमेंट होता है। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स ऑफ द बिजनेस विच आर हेल्ड शॉर्ट टर्म विद द पर्पज टू सेल, convert them into cash. Some examples of current assets are unsold goods, debtors, bills receivable, bank balance, etc. लिक्विड एसेट्स की बात करें तो लिक्विड एसेट्स आर द पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर द पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश because their prices are relatively stable when they are sold in the open market. Some examples of liquid are cash in hand and bank balance. लिक्विड एसेट्स जो होता है वो करंट एसेट्स का ही आइटम होता है। लिक्विड एसेट्स आपको कहीं अलग से कोई हेड में दिखाई नहीं देगा। करंट एसेट्स में जितने भी आइटम्स होते हैं सारे आइटम्स को देखिए और उसमें से आपको उस आइटम को छांट लेना है जिसको ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस। और विदाउट एनी लॉस का मतलब मनी एंड टाइम बोथ, बिना समय गवाए बिना वैल्यू गवाए यदि आप उसको ईजिली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं लिक्विड एसेट्स। सो लिक्विड एसेट्स आर द पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। बड़ा पेकुलायर आइटम है ये। एक तो हम इसको एसेट्स कह देते हैं, दूसरा फिक्टिशियस कह देते हैं। फिक्टिशियस मतलब एक प्रकार का काल्पनिक है भाई। अब मान के चलिए बिजनेस में ना किसी बिजनेस को 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, अब वो लॉस जो है ना क्या वो एसेट्स बन सकता है? तो बोला गया लॉस को भी एसेट्स बना के दिखाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है जिसे कि हम लोग लॉस कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यदि क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यदि क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यदि डेबिट बैलेंस होता है तो हम लोग उसे लॉस कहते हैं। लॉस को फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में हम लोग करंट एसेट्स में ही दिखा देते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर क्रिएटेड बाय एन अकाउंटिंग एंटिटी
जो कि बैलेंस शीट में ही आता है, ये एसेट साइड में आता है. इट डज नॉट हैव द टेंजिबल एग्जिस्टेंस, रियलाइजेबल वैल्यू, एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स. द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी इज टू बी अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी प्लेस्ड अंडर एनी नॉर्मल अकाउंट हेड. किसी एक स्पेसिफिक हेड में जिसको शो नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसे फिक्टिशियस एसेट्स में दिखा देते हैं. लायबिलिटीज़ किसको कहते हैं? किसी भी टाइप का पेबल है तो हम लोग उसे लायबिलिटी कहते हैं. पेबल्स को ही लायबिलिटी कहा जाता है. जहाँ पेबल आपने देखा, समझ लीजिए वो लायबिलिटी है. लायबिलिटी को भी वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़. ऐसे कई सारे कैटेगरीज हैं जहाँ पे लायबिलिटीज़ को क्लासीफाई किया जाता है. करेंट लायबिलिटीज़ भी है, जिसे कि हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी है. तो लिखा गया है कैपिटल जो होता है, जो कि मालिक के द्वारा जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, उसे हम लोग इंटरनल लायबिलिटीज़ कहते हैं. मालिक के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, जो कि कैपिटल कहलाता है, उसी कैपिटल को हम लोग इंटरनल लायबिलिटीज़ भी कहते हैं. तो चलिए आगे बढ़िए. लायबिलिटीज़ को क्लासिफाइड किया जा सकता है इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज़. इंटरनल लायबिलिटीज़ तो मैंने बताया. इंटरनल लायबिलिटीज़ कहने का मतलब क्या है कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो कैपिटल लगाया गया, शेयर होल्डर्स बोलिए, मालिक बोलिए, ऑनर बोलिए, इन लोगों ने बिजनेस में जो पैसा लगाया और प्लस जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट सब क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी में आता है. एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर को यदि पेमेंट करना है, यदि आउटसाइडर को पेमेंट करना, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज आता है. कंटिंजेंट लायबिलिटीज होता क्या है? ये ऐसे लायबिलिटीज हैं जो फ्यूचर में अराइजेज हो सकते हैं एक्सीडेंटली, कभी भी अराइजेज हो सकते हैं. कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होता है जो फ्यूचर में अराइजेज हो सकता है, अभी अराइज हुआ नहीं है, बट एक्सीडेंटली हो सकता है. आपने किसी का गारंटी लेके रखा है कि भाई मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा. अब वो डेथ कर गया, अब कौन देगा पैसा? वो इंसॉल्वेंट हो गया, कौन देगा पैसा? तो इस प्रकार से कंटिंजेंट लायबिलिटीज अराइजेज हो जाता है. आपके बिजनेस के ऊपर में, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस के ऊपर में किसी कंज्यूमर ने केस करके रखा है. जब तक केस चल रहा है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं. मान लीजिए कि अब आप केस हार गए और आपको 1 लाख रुपया पेमेंट करना है, अराइजेज हो गया ना. केस तो पहले से ही चल रहा था, आपको मालूम था कि आपके बिजनेस के ऊपर केस चल रहा है, आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं. तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऐसे लायबिलिटीज होते हैं जो फ्यूचर में अराइजेज हो सकते हैं. ठीक है, जो फ्यूचर में अराइजेज हो सकते हैं एक्सीडेंटली. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल लायबिलिटी. इंटरनल लायबिलिटीज आर लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज टुवर्ड्स द ऑनर्स या प्रोप्राइटर्स और द एंटरप्राइज. इट इज ऑल्सो टर्म एज कैपिटल. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन या लोन्स टेकन आउटसाइडर से, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, अदर्स. External liabilities can be further classified into current liabilities, non-current liabilities, and long-term liabilities and contingent liabilities. Current liabilities which are payable in the near future, generally within a year. Generally within a year. ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए. नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपने लंबे समय के लिए लिया है, जनरली मोर देन अ ईयर. ठीक है, आपको पैसा पेमेंट करना है, लेकिन 1 साल के बाद भी आप पेमेंट करेंगे तो चलेगा. एक इसके एग्जांपल्स की बात करें तो लीगल केस अगेंस्ट द एंटरप्राइज, मैंने बताया द कोर्ट रूलिंग इट्स अगेंस्ट हो सकता है, किसी भी कंपनी के फेवर में भी आ सकता है, फेवरेबल नहीं भी हो सकता है. वो लायबिलिटीज जो फ्यूचर में अराइजेज हो जा सकता है उसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज. इसे भी लिख के रखना पड़ता है. तो चलिए नेक्स्ट आइटम है गुड्स ट्रेडेड इन. गुड्स ट्रेडेड इन क्या होता है? जिस चीज़ का खरीद बिक्री किया जाता है उसी को तक कहते हैं गुड्स ट्रेडेड इन. स्टॉक को कहते हैं. आपके बिजनेस में स्टॉक पड़ा हुआ है तो गुड्स ट्रेडेड इन. जिस चीज़ का आप खरीद बिक्री करते हैं उसे गुड्स ट्रेडेड इन कहते हैं. किस सामान में आप लेन देन करते हैं? गुड्स ट्रेडेड इन. किस सामान में आप लेन देन करते हैं? जिस चीज़ का आप खरीद बिक्री करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं स्टॉक या परचेसेस या गुड्स. आगे बढ़िए. स्टॉक मीन्स इन्वेंटरी, और ये टेंजिबल प्रॉपर्टी होता है जिसका खरीद बिक्री किया जाता है. स्टॉक की बात करें तो स्टॉक वो आइटम होता है जिसमें बिजनेस में खरीद बिक्री किया जाता है. लेकिन मान लीजिए कि आप ट्रेडर नहीं हैं, आप सामान को खरीदते और बेचते नहीं हैं,
आप सामान को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सामान को यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपका जो स्टॉक होगा वो अलग अलग फॉर्म में होगा। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और सामान को यदि आप बना के बेचते हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिनिश गुड्स होगा। तो सोचिए, ट्रेडर के लिए फिनिश गुड्स तैयार होता है, वो फिनिश गुड्स का ही खरीद बिक्री करता है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर के लिए जो स्टॉक होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो वो स्टॉक होता है जिसको अभी तक प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया ही नहीं, वो गोडाउन में पड़ा हुआ है। एक वो प्रोसेस है जिसको अपने गोडाउन से निकाल के प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा दिया, और मान लीजिए कि प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने में एक ड्यूरेशन लगता है, सपोज 5 दिन या 1 सप्ताह का पीरियड लगता है एक प्रोडक्शन करने में। अब 2 दिन प्रोडक्शन हो चुका है, इसका मतलब माल बना भी नहीं है, रॉ मटेरियल है भी नहीं, तो इसका मतलब है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी आपका स्टॉक हो सकता है। अब आपका माल बन के तैयार हो गया जिसको फिनिश गुड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। रॉ मटेरियल्स, किसी भी आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। किसी भी आइटम का प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है। तो जो रॉ मटेरियल का जो ज़रूरत पड़ता है उसी रॉ मटेरियल को कहा जाता है, उसी आइटम को कहा जाता है रॉ मटेरियल। जैसे मान लीजिए एक प्लास्टिक का बॉटल बनाना है तो आपको प्लास्टिक चाहिए, ठीक है। आपको रॉ मटेरियल क्या है, यदि आप कपड़े का व्यापारी है और यदि आप कपड़ा खुद से बनाते हैं, माने कपड़े का आइटम बनाते हैं और बेचते हैं, तो सपोज आपके पास मेरी कपड़े का जो थान होता है, थान कहते हैं उसको, एक बेल होता है, बेल कहते हैं इंग्लिश में। तो बड़ा बड़ा आपने कपड़ा का जो डंप खरीद के लेके आया वो आपका हो गया रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस है। रॉ मटेरियल क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस बताया मैंने, जस्ट केवल समझ लीजिए। नेक्स्ट फिनिश गुड्स है। प्रॉफिट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ईयर एंड में, फिनेंशियल ईयर के एंड में ये डिसाइड करता है, सॉरी ये डिसाइड नहीं करता है, वो कैलकुलेट करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने फिनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंटिंग मेथड्स को यूज़ करके वो क्या करता है, ये चेक करता है कि उसके बिजनेस से उससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यदि बिजनेस में से यदि उसको उसका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा हो गया है एक्सपेंडिचर की तुलना में, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। मान के चलिए कि यदि कोई भी बिजनेसमैन है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। गुड्स एंड सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो एक्सपेंडिचर करता है, और दोनों को यदि कंपैरिजन कर लिया जाए कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को यदि कंपैरिजन कर लिया जाए तो यदि रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसे प्रॉफिट कहते हैं, और रेवेन्यू यदि कम जाए तो उसे हम लोग लॉस कहते हैं। प्रॉफिट को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट प्रॉफिट, जिसे कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और एक होता है नेट प्रॉफिट, जब हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, तो हम लोग उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंस होता है रेवेन्यू और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसका। नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और इनडायरेक्ट इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाता है इनडायरेक्ट इनकम को, और ग्रॉस प्रॉफिट के साथ माइनस किया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तब हमारा नेट प्रॉफिट आता है। बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला जाता है, और नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला जाता है। तो हम लोग अभी 60 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। ये रहा लॉस, जो कि आज का अंतिम आइटम है। बाकी बचे हुए पॉइंट्स को हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। और लॉस क्या होता है, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर से अधिक कम हो जाता है तो उस केस को हम लोग कहते हैं बिजनेस का लॉस। बिजनेस लॉस तभी सफ़र करता है जब उसका रेवेन्यू कम होता है उसके एक्सपेंडिचर के तुलना में। तो ये है लॉस। लॉस हमारा कहाँ से निकलता है, तो लॉस भी 2 टाइप को बोल सकते हैं, ग्रॉस लॉस एंड नेट लॉस। तो ग्रॉस लॉस एंड नेट लॉस की यदि बात करें तो ग्रॉस लॉस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है और नेट लॉस हमारा जो है पीएल अकाउंट से निकलता है।
तो मैं यहाँ पे आप लोगों से 62 नंबर पॉइंट तक मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है। किसी भी प्रकार का यदि डाउट है आपको किसी पॉइंट में तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9007026188। और जो लोग अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।